हम इसके दूसरे पायदान, जिसको कहते हैं दूसरी सीढ़ी पे चल रहे हैं, और दूसरी सीढ़ी है छत्तीसगढ़ इलेक्शन। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को भाजपा ने वॉकओवर दे दिया है, इस तरह की एक चर्चा चल रही है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक प्रबुद्ध पैनल, अशोक तिवारी साहब, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आप बहुत मेरे चैनल पे इनको काफी देखते रहते होंगे, क्योंकि ये उसको एक संपूर्णता में वहां की चीजें हमें बताते हैं। हम लोगों के कुछ कंफ्यूजन होते हैं, उस तरह की बातों को डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हम लोग को समझाते रहे। डॉक्टर साहब, एक तो माफ कीजिएगा 3-4 मिनट लेट हो जाता है, क्योंकि वरिष्ठ लोग रहते हैं और वो अपनी बात तो उनको लगता है कि खत्म कर लो तो बीच में रोकता, तो इसलिए वैसे मैं कोशिश करता हूं कि 1-2 मिनट से ज्यादा ऊपर ना हो। सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की बात पे आ जा रहे हैं। जो मेरे दर्शक हैं उनको एक तो पहले बता दें कि पिछला इलेक्शन जब 2018 में हुआ, तो वहां जिसको कहते हैं ना, झाड़ू लगा दी थी बिल्कुल। एक तरफा कांग्रेस को 90 में से 68 सीटें, 68 सीट, बीजेपी को 15 सीट। कांग्रेस को 43% वोट, बीजेपी को 33% वोट। उसके पहले के इलेक्शन में भी मतलब वहां की जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो बिल्कुल क्लियर मैंडेट देते हैं, कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं। 2013 में बीजेपी 49, कांग्रेस 39 वोट का प्रतिशत, लेकिन बहुत क्लोज। बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 40.3, 0.7% से वो 10 सीटों का अंतर हो गया था। 2008 में बीजेपी 50, कांग्रेस 38, 2003 में बीजेपी 50, कांग्रेस 37, और ये 3 जो लगातार थे वो रमन सिंह साहब के बहुत सक्सेसफुल टेन्योर थे। इस बार लेकिन डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, जो बेसिक आपसे समझना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सबसे मजबूत राज्य माना जा रहा है, कि भाई यहाँ पे तो कांग्रेस हार ही नहीं सकती, बहुत अच्छा कर रही है, रमन सिंह साहब तो एक्टिव नहीं है, इत्यादि इत्यादि। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में भी अच्छी अच्छी जगहों को ये देखा गया है कि चुनावी नतीजे थोड़े चौंकाने वाले हो जाते हैं। तो पहली आपसे एक टिप्पणी दे दें कि कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं काम करने लगा है वहां। नमस्कार आनंद जी। दरअसल ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल ने जो काम किया है उससे पैदा हुआ कॉन्फिडेंस है। एक तो होता है केवल बैलून में हवा भर दे और कॉन्फिडेंस अप कर दे, तो ये जो कॉन्फिडेंस भूपेश बघेल के काम से उपजा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो अधिकतम वोटर है, अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे आप, लगभग 79% वोटर सीधे गांव और खेती से जुड़ा है। और खेती भी केवल प्रमुख फसल यहाँ की है, क्योंकि स्टेपल फूड राइस है, मुख्य भोजन भी चावल है, और धान यहाँ की पहली फसल है। तो मैं इसको इधर से समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी किसी हफ्ते भर पहले की बात है, आवेश मुझे करेक्ट करिएगा, रमन सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि जो हमने पहले 270 रुपया धान पर प्रति टन बोनस की बात की थी, हम नहीं दे पाए थे। उसके बाद 300 रुपया वाली भी नहीं दे पाए। यही कारण है कि हम हारे। उन्होंने एक तरह से अपने मतलब सारी बातों को एकदम क्लियर कर दिया कि भाजपा जो है, हालांकि भ्रष्टाचार की बात भी करते हैं, लेकिन रमन सिंह ने क्लियर किया कि मुख्य मुद्दा ये था। और 5 सालों में चूंकि धान की खरीदी में छोटी मोटी कमियों को छोड़ दो, तो धान की खरीदी में इन्होंने रिकॉर्ड खरीदी की छत्तीसगढ़ में, और किसानों की जेबों तक पैसा पहुंचाया, बोनस भी पहुंचाया। ये एक बड़ा मुद्दा था। अब भाजपा के पास मुद्दे के नाम पे है भ्रष्टाचार की बात, तो जब एक उंगली उठाते हैं, तो चूंकि 15 साल उनका कार्यकाल था और इनका 5 साल, तो 4 उंगलियां इनकी तरफ है। भाजपा के पास लंबा कार्यकाल था और घोटालों की लंबी फहरिस्त है, तो वहां पे अपनी शर्ट को सफेद नहीं बता पाते, बोलते जरूर है। तो मुद्दों की बात अगर आती है, भाजपा के पास कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। केवल मोदी जी को एक ब्रांड लेके चले, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है उसे अन्य राज्यों ने भी अपनाया है। यहाँ की जो मतलब जो स्कीम रही है गोठान और नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, ये दोनों जो
गांव तक पहुंची है। और इनमें खामियां हो सकती हैं एग्जीक्यूशन के लेवल पे कई जगह, लेकिन कई जगह पे जहां अच्छा काम किया है वो एक माइलस्टोन बन गया है कि भाई गोबर जो है उसका उपयोग हो रहा है, गायों को भी काफी हद तक नियंत्रित किया। हालांकि इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत दिखा देती है कि हाँ आगे की तस्वीर साफ है। लेकिन हम वाकओवर तो नहीं कह सकते आनंद जी, वाकओवर इसलिए नहीं कह सकते कि मैं बार बार कहता हूं कि ब्रांड भूपेश बघेल मजबूत दिखता है, कांग्रेस मजबूत दिखती है, लेकिन जब हम विधानसभा वाइज बात करते हैं, कैंडिडेट को देखते हैं, तो हमें कैंडिडेट कमजोर दिखते हैं, क्योंकि केवल भूपेश बघेल के नाम पे या सरकार की उपलब्धियों के नाम पे जीते, खुद का उनका क्षेत्र को कोई लगातार जो गिरफ्त पकड़ होनी चाहिए, बम्पर विजय लेके आए, तो कहीं न कहीं जो मेहनत की करनी चाहिए थी एमएलए को 5 सालों तक, वो मुझे कहीं खास नहीं दिखता। दूसरी एक चीज दिखती है, मैंने कई बार एक आध बार जिक्र शायद किया होगा कि अजीत जोगी की कार्यप्रणाली भी बहुत डायनेमिक थे, तो उन्होंने भी जब चुनाव, उसको ज्यादा वक्त नहीं मिला था और जल्दी चुनाव हो गया, लगभग 1.5-2 साल का काम किया उन्होंने। उसके बाद जब आए थे तो लग रहा था कि एक तरफा वो जीत रहे, नहीं लग रहा था। और उसमें स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ल जी ने जब अपनी नई पार्टी बना के उतरे तो 3 से 4% वोट उन्होंने दिया, जबकि लोग मान रहे थे कि इनका कहीं कोई असर नहीं होगा। उन 3-4% वोटों ने मामला जो है पूरा बदल दिया। और आप देखेंगे पिछले चुनाव में भी बीजेपी नेक टू नेक रही है, हार का अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं रहा है। जहां से मैं आता हूँ कोडा गांव में, वहां पे केवल 1700 वोट से जीते हैं, जो कि पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस से 4 साल तक, तो वो भी केवल 1700 वोट से जीते थे। तो बाकी जगह भी कमोबेश कहानी ऐसी ही है। तो अगर ये वाकओवर मान के चलते हैं तो दिक्कत है, और मुझे यही लगता है यही कारण है कि कांग्रेस टाइम ले रही है सही कैंडिडेट चुनने के लिए, और चुनना भी चाहिए। जैसे राजस्थान में भी मेरा मानना है जहां कैंडिडेट को बदलना चाहिए, बदल देना चाहिए। वाकओवर जैसी स्थिति तो आप जानते हैं नहीं रहती है। हाँ, साफ बढ़त आज की तारीख पे कांग्रेस भाजपा को देती हुई दिख रही है, और अभी तक भाजपा ने पूरे पत्ते खोले नहीं है। उनका घोषणा पत्र आता है या कोई बड़ी घोषणा किसानों के लिए करते हैं तो स्थिति क्या कैसी बनती है। मैं आतंकी सिंह साहब आपके लास्ट में आ जाऊंगा, पहले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से मैं एक दो चीजें और समझ लूं। डॉक्टर साहब ये बताइए, कांग्रेस के जो सारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा टारगेटेड जो कोई रहा है ईडी के और सेंट्रल एजेंसीज के निशाने पे, वो व्यक्तिगत लेवल पर भूपेश बघेल रहे हैं, इस पर कहीं कोई राय नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके अगल बगल, उनके जानने वाले, उनका जो भी है उनको लगातार तंग किया जा रहा है। मैं जरा ये समझना चाहता हूं, जब इस तरह के टारगेटेड होते हैं, जैसे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बारे में मैं कह सकता हूं कि उससे एक आम नागरिक को जो न्यूट्रल है थोड़ी सिंपैथी हुई है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो, अगर कुछ है तो वो करो, मुकदमा चलाओ, जेल में डालो, लेकिन ये तंग करने का काम। क्या भूपेश बघेल के और उनके ऊपर जिस तरह का सेंट्रल एजेंसीज ने आक्रमण किया था, उससे आपको लगता है कि चुनाव के समय वो उनके लिए फायदेमंद होगा? वैसे भले ही वो सही लड़ रहा हो, लेकिन चुनाव के समय वोट की दृष्टि से उनके फायदे की चीज है। आनंद जी, आपने वास्तव में एक बड़ा मुद्दा उठाया है, क्योंकि भाजपा इसे ही हथियार के रूप में लेके चल रही है कि केवल राजनीति में आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होता, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जब एक सरकारी एजेंसी प्रूव करती है, कोर्ट ले जाती है आपको, आपके पीए को, आपके सबॉर्डिनेट्स को, तो लगने लगता है कि हाँ भाई दाल में काला नहीं, कुछ तो फाइंडिंग्स भी आ रही हैं, समाचार पत्रों में भी आ रहा है, तो जनमत कई बार विरोध में जाता है। लेकिन यहाँ 2 बातें हैं। तो पहली बात तो ये कि सीधी सी जो बात समझ में आती है कि भाई 15 साल तक भाजपा का शासन यहाँ पे था और उसकी घोटालों की लंबी फहरिस्त है। वो कोई एक घोटाले भी ईडी को दिखाई नहीं देते 15 सालों के, जबकि कांग्रेसियों ने लिस्ट तक पेश की 25 घोटालों की। वैसे लगभग 250 घोटाले हमारे से लगे हुए, जहां से जिस प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, मध्य प्रदेश, वहां है, वहां ईडी नहीं जाती, तो वहां पे लोगों को समझ में आने लगता है कि गाइडेड मिसाइल है। और भूपेश बघेल जी ने बड़ी चतुराई पूर्वक अभी कुछ दिन पहले जो बयान दिया वो जनता के लिए दिया था, ईडी के लिए नहीं था, कि मोदी जी
ने कहीं कहा कि भाई डरते हैं हमसे। जगदलपुर में सभा हुई थी, जो एक आयरन और प्रोजेक्ट का NMDC का है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, उसके उद्घाटन की। तो वहां पे इन लोगों ने बाइकआउट किया, कांग्रेस वाले नहीं गए वहां पे। तो उन्होंने कहा हमसे डरते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आंख नहीं मिला सकते हैं। तो भूपेश बघेल जी ने उसको बड़ा अच्छा उपयोग किया। उन्होंने कहा सर आप डराएंगे तो हम डरेंगे, आपके पास ईडी है, मतलब आप बेवजह लोगों को परेशान करोगे, 6 दिन तक पूछताछ करोगे, जेल में डाल दोगे, दबाव डालोगे, डराओगे तो हम डरेंगे। तो ये जो चीज है आम आदमी को, जैसे कि आनंद जी आपने रेखांकित किया, जनता चाहती है फेयर, आप लड़े आप लेकिन फेयर लड़ाई पे। जब लगता है कि अनफेयर है, रेफरी मिल गया है, सब लोग मिल गए हैं, वहां पे जनता फिर एक तरफा निर्णय देती है। आपकी बात। दूसरी बात में थोड़ी सी, महापात्र जी ने बहुत सारी बातें जो कही वो बिल्कुल नब्ज पे उंगली रखा, बहुत सही बातें उन्होंने कही। ये जो ईसाइयों का जो मुद्दा है, मुझे लगता है आगे चल के और बड़े रूप में लेता। लेकिन महापात्र साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 घटनाएं इन्होंने धर्म को आधार पे वोटों के पोलराइजेशन के लिए की। एक कवर्धा में हिंदू मुस्लिम का दंगा आया, दूसरा नारायणपुर वाली जो घटना बता रहे हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके से 12 लोगों को अंदर भेजा गया तत्काल, और कवर्धा में जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, फिर रिपीट नहीं हुआ, वो आगे नहीं बढ़ी, आग वहीं बुझाई। इसके लिए मैं भूपेश बघेल के उसी समय मैंने कहा कि इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि और सख्त होनी चाहिए। मैं महापात्र जी की बात से सहमत हूँ कि और कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। शुरुआत में ही, इससे पहले कि ये चिंगारी दावानल बने, इसे बुझा दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2-3 चीजें हैं, उससे मैं बात खत्म करता हूँ 1 मिनट पे। कुछ भाजपा ने इस बार कैंडिडेट चयन में बहुत मेहनत की, कुछ IAS उतारे हैं, इसके फायदे और नुकसान दोनों होने वाले हैं। जैसे केशकाल में उन्होंने, जो कोडा गांव में और केशकाल के कलेक्टर हुआ करते थे, नीलकंठ टेकाम, एक अच्छे प्रशासक माने जाते थे और आदिवासी हैं, उनको दिया टिकट। चूंकि वहां काम किए थे तो उनका एक अच्छा नेटवर्क था, तो उनको लगता है मतलब जीतने वाले कैंडिडेट माने जा रहे हैं। लेकिन ये भी समझना है कि जो 5 साल तक जो लोग तैयारी कर रहे थे, कार्यकर्ता जो 20-20 साल से दरी बिछा रहे थे, उनको लगता है पैराशूट से डाल दिए। ऐसे ही बेमेतरा में योगेश तिवारी 20,000-25,000 समर्थकों के साथ वो BJP में शामिल हुए हैं अभी कुछ दिन पहले, केवल 15 दिन के अंदर। अब 20,000 समर्थकों के साथ कोई शामिल हो और 5 साल उन्होंने किसानों के लिए वास्तव में काम भी किया है, तो उनको टिकट भी मिलने की उम्मीद है। लेकिन उससे होता यह है कि पार्टी में इस तरफ से पैराशूट अगर आते हैं तो पार्टी में अंतर्विरोध भी होता है। ये 2-3 दिक्कतें हैं। मैं अंत में इसी बात से मेरी बात खत्म करूंगा कि मेरा अनुमान है, तो सही होगा या गलत मैं नहीं कह सकता, कुछ बस्तर में भी कांग्रेस कुछ सीट लूज करने जा रही है, बस्तर में भी, और करीब 3-4 सीट तो जाएंगी। और वो जो 68 को 70 पार वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, बहुमत स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन वो अंतर इस बार शायद कम हो सकता है कुछ। हालांकि जो 2 मुद्दे आप बता रहे हैं कि गाय का मुद्दा जो बहुत बड़ा होता था पहले काऊ बेल्ट में, दूसरा है श्री राम का मुद्दा, जैसे कि आवेश भाई ने कहा। आवेश भाई, भूपेश बघेल ने राम को लेके, जो राम गमन पथ को लेके 5 साल काम किया, काफी कुछ बनाया भी, और बार बार कहा कि भाई ये तो राम की दनिहाल है। तो राम वाला मुद्दा काफी हद तक हाईजेक किया है यहाँ पे वो भूपेश बघेल जी ने, और गाय वाला तो बाकी जगह केवल बात होती थी, गोठान बनाया है। हालांकि गोठान में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, मेरा भी मानना है, और गोठान कई जगह पे इनके लिए निगेटिव मार्किंग भी दे रहा है। जी, मैं इसी बात से अपनी बात खत्म करूंगा आनंद जी, और अगर मुझे इजाजत देंगे, मुझे कहीं बहुत जल्दी निकलना पड़ रहा है, तो मुझे 5 मिनट पहले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।